हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनर्स क्लासेस। सो आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। कुछ क्रिटिकल टर्म्स जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा प्रोविलेंट है। हर एक एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हो, आपको ये सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑल दीज टर्म्स आर लाइक कि छोटी छोटी इंग्रेडिएंट है जो कि आपके लिटरेचर को परफेक्ट बनाती है। So, before directly jumping into the video or today's session, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो कि है कि the institution English Honors Classes is providing you a lot. You can get expert guidance in literature if you contact us. If you want to do prepare for UGC NET, BPSC TRE, that is TGT, PGT, or UG and PG English major, you can contact us on the given number, that is 810-2622 and 51. You can visit our website to get a clarity of what are the courses that we are providing and what are the other things that you can get. The offline classes are available in Patna and we also provide online classes if you are interested. So these are the things that EHC is providing you. So now I would like to move forward for today's session, that is critical terms in English literature. I will just try to make things very easy for you. So the first term for today's session is mimesis. What is mimesis? It is defined as the representation or imitation of reality in literature. अगर बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बोलूँ ना, तो किसी भी चीज़ की मिमिक्री करना या नकल उतारना, उसे हम लोग लिटरेचर के लैंग्वेज में माइमेसिस कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन और इमिटेशन ऑफ रियलिटी इन लिटरेचर, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? अरिस्टोटल ने अपने एक किताब पोएटिक्स में। लिटरेचर जो है वो ह्यूमन रियलिटी को मिरर करती है। ह्यूमन इमोशंस, एक्शंस और लाइफ को किताब में मिरर किया जाता है। इसलिए लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन एक्शंस, इमोशंस एंड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर। शेक्सपियर को तो हम लोग सब जानते हैं ना। अगर आप लिटरेचर से हो, आप लिटरेचर से नहीं हो, शेक्सपियर को शायद ही कोई होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो शेक्सपियर इमिटेट रियल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। उनके जो प्लेज होते हैं उसमें ऐसी ऐसी वारदातें लिखी हुई हैं जो लगेगा कि एकदम हकीकत है, वो लगेगा ही नहीं कि वो लिखा हुआ है। सो दिस इज व्हाट माइमेसिस इज। ओके, सो नेक्स्ट, ह्यूब्रिस। व्हाट इज ह्यूब्रिस? ह्यूब्रिस भी हम बोल सकते हैं किसी के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ जाना। व्हाट इज like excessive proud leading to downfall of the character. Suppose किसी में बहुत ज्यादा घमंड आ रहा है और उसी घमंड की वजह से उनकी जो भी परफॉर्मेंस में है गिरावट आ रही है, उसे हम लोग ह्यूब्रिस कहते हैं। और ये ग्रीक ट्रेजेडी में सबसे पहले लिखा गया था। लाइक द हीरोज ओवर कॉन्फिडेंस चैलेंजेस फेट और गुड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैकबेथ्स एम्बिशन कॉजेस हिज डाउनफॉल। मैकबेथ जो प्ले है शेक्सपियर की, उसमें उनका डाउनफॉल क्यों हुआ था? उसके खुद के एम्बिशन के कारण। सो जो बेसिकली ट्रैजिक हीरोज होते हैं, ह्यूब्रिस उसका कॉमन फीचर हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज सॉलिलोक्यू। सॉलिलोक्यू। सॉलिलोक्यू क्या होता है? एक स्पीच होता है जो कि कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है, जिसे कि को एक्टर्स नहीं सुनते हैं बट जो ऑडियंस है वो उसे सुन सकती है। Speech revealing characters' inner thought which can be heard by audience and not by the co-actors. Character speaks alone on stage. सबसे फेमस soliloquy है शेक्सपियर की प्ले हैमलेट से, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। वो जो soliloquy है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट soliloquy का एग्जाम्पल बन जाता है। एंड दीज टाइप ऑफ soliloquy क्या करती है ना, कैरेक्टर की इनर साइकोलॉजी को रिवील करती है। ओके, असाइड। बहुत सारे लोगों को असाइड के बारे में नहीं पता होगा, बट असाइड भी एक तरह का soliloquy ही होता है।
बट ये soliloquy से लेंथ में छोटा होता है. Unlike soliloquy, aside is a short speech for the audience unheard by other characters. It reveals secret thoughts and adds humor to the play. For example, Iago in Othello, he does it, and it gives a dramatic effect. It is a dramatic device which gives dramatic effect to the drama. ठीक है? This is what aside is. It is comparatively भी नहीं. Soliloquy तो एक पूरा स्पीच होता है लंबा अच्छा खासा, बट असाइड जो होता है वो बस 2 से 3 लाइन का ही होता है. And again, this is not to be heard by other actors, only for audience, and it also reveals the inner consciousness of the speaker. Okay. Next is stream of consciousness. What is stream of consciousness? थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा ना सुनने में. स्ट्रीम है, कॉन्शियसनेस है, बट इट इज़ वेरी मच प्रोवलेंट इन लिटरेचर, स्पेशली मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में तो बहुत ज़्यादा प्रोवलेंट है. और जो राइटर्स इसको यूज़ करते हैं वो वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, देन सैमुअल बेकेट, यूजीन आयनेस्को. सो ये है क्या आखिर? ये एक ऐसा नैरेटिव टेक्निक है जो किसी कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है उसे मिरर करता है और उसे लिख डालता है. किसी के दिमाग में जो बहुत सारे ख्यालों का जो बहाव बह रहा होता है उसे एक पन्ने में लिख देना, उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं. और ये जो थॉट ऑफ फ्लो होता है बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होता है. ओके. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स मेंटल फ्लो. फॉर द फेमस एग्जाम्पल है वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे, एंड दिस इज प्रोमिनेंट इन मॉडर्न एरा. सो मूविंग फॉरवर्ड, इंटीरियर मोनोलॉग. इंटीरियर मोनोलॉग भी काइंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जैसा है, बट इसमें जो मेंटल प्रोसेस होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है. एंड दिस इज अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स थॉट्स इनसाइड हिज और हर माइंड इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, एंड इट पोर्ट्रेज कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, सिमिलर टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बट इट इज स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, उसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है, बट इंटीरियर मोनोलॉग काफी फिल्टर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल जेम्स जॉयस का यूलिसिस. ओके. नेक्स्ट, objective correlative. Now, what is objective correlative? The term objective correlative is given by T.S. Eliot in his essay Hamlet and his Problem. तो ये होता क्या है? थोड़ा टर्म से जानने की कोशिश कीजिए. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, कुछ कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है. ठीक है, जो टर्म तो यही कह रही है, मैं आपको आगे समझाती हूँ. एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जहां राइटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस और सिचुएशन को डालते हैं जिससे कि रीडर के मन में वैसा इमोशनल रिस्पॉन्स आए जो कि डायरेक्टली एक इमोशन को स्टेट कर रहा हो या फिर डायरेक्टली एक सिचुएशन को स्टेट कर रहा हो. ठीक है. सपोज जब आप किसी गॉथिक नोवेल को पढ़ते हो तो उसमें थंडर स्टॉर्म रहती है, कैट क्राई रहती है, देन बरसात हो रही होती हो, तो वहां आपको डायरेक्टली पता चल रहा होता है कि कुछ तो गॉथिक टाइप का होने वाला है. तो इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशंस को डालना, ऐसा इमेजेस, ऐसा ऑब्जेक्ट को डालना कि वो सारा सिचुएशन देख के एक इंसान उस निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि राइटर क्या कहना या दिखाना चाह रहा है. जो प्रोपाउंडर है इस कॉन्सेप्ट के वो है टी.एस. एलियट, and emotion shown through symbols. For example, fog in Eliot's poetry. Okay, so I hope this is clear. Next, defamiliarization. Again, थोड़ा आप नेम को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिए. Defamiliarization मतलब कि कुछ किसी फेमिलियर चीज को अनफेमिलियर करना या फिर डिफेमिलियर करना. Making familiar things seem strange or new, forcing reader to notice them in a fresh way. जनरली क्या होता है कि किसी एक काम को करते 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 हम लोग उस चीज को हैबिचुअल हो जाते हैं, और अगर उसमें कुछ नया भी होता है तो हम लोग उसे अनदेखा कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अरे वो तो वैसे ही हो रहा है. सो डीफेमिलियराइजेशन का यही होता है कि वो रीडर को अलर्ट करना चाहता है कि आप जो हैबिचुअल चीज कर रहे हैं उस हैबिचुअलाइजेशन से बाहर आए और
थोड़ा डिफरेंट वे में उस चीज को देखें. सपोज instead of saying shake your hands, if I will say let's collide our hand in unusual or awkward manner, थोड़ा टाइम लगेगा ना समझने में. सो दिस इज व्हाट डीफेमिलियराइजेशन इज, कि सिमिलर चीजों को ऐसे बताना कि वो टोटली नई है या फिर उसका कुछ अलग ही मीनिंग बन रहा है, बट इट इज नॉट दैट वे. अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन देना किसी भी चीज का, ताकि आप वहां पर अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, ना कि हैबिचुअलाइज्ड मैनर में उस चीज को अगेन परफॉर्म करें. सो दिस इज व्हाट डीफेमिलियराइजेशन इज. सो this is it for today's critical term video. I hope you will like it, and like, share, subscribe to our channel. Put down if you have any query in the comment section. I will try to solve them all. And for further information, you can contact on a given number, that is 810-262251. Okay, so that's it for today's session. Thank you, viewers.